आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले भारतीय नौसेना से जुड़ी एक बड़ी खबर, नौसेना की कामयाबी की खबर हम आपको बताते हैं, जिसने करीब 10 दिनों तक जापान के पास समंदर में अपनी ताकत दिखाई। इस दौरान उसके साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाएं भी रही। ये मौका मालाबार एक्सरसाइज का था, जहां इन देशों के बड़े बड़े युद्धपोतों ने हिस्सा लिया। इस युद्धाभ्यास के जरिए चीन को भी सख्त संदेश दिया गया है। आगे आपको बताएंगे कि इस एक्सरसाइज से भारत को कितनी बड़ी कामयाबी मिली है, साथ ही भारतीय युद्धपोत ने कैसे वहां भी फतह हासिल की है। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। मालाबार में क्वाड ने दिखाई ताकत, चौतरफा घिरा चीन। क्वाड का दम, चीन हुआ बेदम। आगे बढ़ने से पहले जरा इन धमाकों की आवाजों को सुनिए। यह है लाइव फाइट, वो भी युद्धपोत से। 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसी ही न जाने कितनी आवाजें चीन के कानों पर गूंजी हुई। असल में जापान के योकोसुका के पास समंदर में पिछले करीब 1.5 हफ्ते तक क्वाड देशों की मालाबार एक्सरसाइज हुई। इन देशों में भारत के अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। ये चारों देश क्वाड के सदस्य हैं और शायद यही वजह है कि जिस तरीके से दमखम दिखाया गया है, उससे साबित होता है कि अगर आपात स्थिति आती है, विपत्ति आती है, परेशानियां आती हैं, ये चारों देश एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। और नौसेना के तमाम अधिकारी, तमाम जवानों ने अपने दमखम के जरिए यही बात जो है वो महासागर में साबित भी की। इस साल मालाबार युद्धाभ्यास में अमेरिका के न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर रोनाल्ड रीगन समेत कुल 11 युद्धपोतों ने हिस्सा लिया। इस दौरान भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस शिवालिक और आईएनएस स्कारमोर्ता ने भी अपना दम दिखाया। ये दोनों ही स्वदेशी युद्धपोत हैं। ऐसे में वहां इन युद्धपोतों का शामिल होना भारत के लिए भी खास मौका रहा। अभी कुछ और देश की नेवी जो है वो भी इसमें शामिल होना चाहती है। फ्रेंच नेवी जो है वो भी शामिल होना चाहती है। ब्रिटिश नेवी है वो भी शामिल होना चाहती है। आने वाले समय में शायद वियतनाम और इंडोनेशिया की नेवी भी शामिल होना चाहेगी। यानी दूसरे लफ्जों में क्वाड जो है आए दिन और मजबूती पकड़ रहा है और ये चाइना के लिए बड़ा जबरदस्त चैलेंज है। और चाइना को साफ तौर पे दर्शाया गया और मैसेज दिया गया है टू ले ऑफ। उनकी कोई भी एग्रेसिवनेस और गलत तरीके जो है उसको जो है फ्री वर्ल्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस युद्धाभ्यास में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने एक दूसरे से युद्ध की बारीकियां समझने की कोशिश की। ये चारों देश क्वाड के सदस्य हैं। क्वाड यानी क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इन देशों ने समंदर से चीन को सख्त संदेश देने के मकसद से ये मालाबार एक्सरसाइज की। इस दौरान समंदर में लाइव फायरिंग का अभ्यास भी किया गया। इसी एक्सरसाइज में टोही विमान और हेलीकॉप्टर भी शामिल किए गए। 1992 में जब 1992 में जब हमने ये शुरू की थी भारत और अमेरिका की नेवी के साथ, तभी से ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। क्योंकि ये जब इस प्रकार की एक्सरसाइज होती हैं तो दो देश जो होते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं वो अपनी ड्रिल्स, अपने प्रोसीजर्स, वो एक तरफ से वो कोऑर्डिनेशन हो जाती है और एक दूसरे जिस प्रकार से वो अपने ऑपरेशन करते हैं उससे भी जानकारी हो जाती है कि इसका मतलब ये है कि जब जरूरत पड़े तो दोनों नेवीज जो है वो कोऑपरेट कर सकेंगी। समंदर में इस तरह के ड्रिल का फायदा ये रहता है कि अगर कोई इमरजेंसी आएगी तो क्या करना है, यानी अगर कोई ऑपरेशन करना हो तो मुश्किल हालात में उसे कैसे अंजाम तक पहुंचाया जाए। जापान के पास समंदर में इन्हीं उलझनों को सुलझाने की कोशिश की गई। चीन अक्सर भारत को छेड़ने की हिमाकत करता रहता है, लेकिन भारत से उसे उसी की भाषा में जवाब भी मिल जाता है। इतना ही नहीं, चीन का जापान के साथ भी पहले ही 36 का आंकड़ा भी रहा है। वो कई बार जापान के साथ भी सीमा विवाद में उलझता रहा, लेकिन इस बार जब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी यहाँ युद्धाभ्यास के लिए पहुंच गए तो चीन परेशान हो गया। वो अपने ही चक्रव्यूह में घिरता दिखाई दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ऐसे समय में जब इसी साल दुनिया को रूस और यूक्रेन के बीच जंग देखनी पड़ी है, तो ठीक इसी दौरान चीन की नजर ताइवान पर है। दरअसल वो उसे अपना ही हिस्सा बताता रहा है।
चीन गाहे बगाहे भारत और जापान जैसे पड़ोसी मुल्कों से भी उलझने की नाकाम कोशिश करता रहता है। यानी चीन अपनी चालाकी नहीं छोड़ता। ऐसे में भारत और जापान जैसे पड़ोसी देशों को अपनी तैयारियों को हमेशा परखना जरूरी हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए चीन को मालाबार एक्सरसाइज के जरिए संदेश दिया गया। और वैसे सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आखिर क्यों इसका नाम मालाबार एक्सरसाइज रखा गया। किसी के भी जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब ये युद्धाभ्यास जापान के पास समंदर में हुआ है तो फिर यहां मालाबार कहां से आ गया। तो चलिए हम आपको समझाते हैं। मालाबार युद्धाभ्यास की शुरुआत 1992 में हुई थी। उस दौरान भारत और अमेरिका की नौसेनाओं ने इसमें हिस्सा लिया था और ये एक्सरसाइज हुई मालाबार तट पर। वही मालाबार तट जो भारत के दक्षिणी हिस्से में मौजूद है। कोंकण से कन्याकुमारी का पूरा तट मालाबार तट कहलाता है। यही 90 के दशक में ये एक्सरसाइज हुई थी। तब से लेकर अब तक इसकी 26 एक्सरसाइज हो चुकी हैं। शुरू में भारत और अमेरिका ही इस एक्सरसाइज का हिस्सा बनते थे, लेकिन फिर 2015 में इस युद्धाभ्यास में जापान भी जुड़ गया था। 5 साल बाद यानी साल 2020 में ऑस्ट्रेलिया की नेवी भी इस एक्सरसाइज में शामिल हुई। अब हम आपको बताते हैं कि जापान के पास समंदर में इस हफ्ते जो मालाबार एक्सरसाइज हुई है उसमें भारत को क्या मिला। इस युद्धाभ्यास में आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कामोर्ता युद्धपोत ने हिस्सा लिया। ये युद्धपोत स्वदेशी हैं, यानी भारत में ही बनाए गए हैं। ऐसे में इसकी काफी अहमियत बढ़ जाती है। आईएनएस शिवालिक अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। इसमें ब्रह्मोस जैसी मिसाइल है और साथ ही आईएनएस शिवालिक युद्धपोत हवा, जमीन और पानी के नीचे दुश्मनों को खोजने और तबाह करने में सक्षम है। वहीं आईएनएस कामोर्ता भी स्वदेशी तकनीक से बना हुआ है और यह भी समंदर से दुश्मन के दांत खट्टे करने की क्षमता रखता है। इसमें ऐसा रडार फिट किया गया है जो 200 किलोमीटर दूर तक मौजूद पनडुब्बियों को जानकारी देता है। यानी आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कामोर्ता भारत के लिए बड़ी ताकत है और यही वजह है कि जापान के पास समंदर में आईएनएस शिवालिक और कामोर्ता के आने से चीन सहमा हुआ है। इस मालाबार एक्सरसाइज में हिंदुस्तान ने जो 2 बोट्स को शामिल किया वो दोनों के दोनों हिंदुस्तान में बनाए हुए थे। हिंदुस्तान की अपनी बनाई हुई स्टेल्थ फ्रिगेट को शामिल किया और हिंदुस्तान की बनाई हुई कॉर्वेट को शामिल किया। इन दोनों ने अपनी क्षमता दर्शाई और ये वास्तव में देखा कि दूसरे देशों के बनाए हुए जहाजों से ये कितने बेहतर है। ये बिल्कुल आधुनिक है, हर प्रकार के आधुनिक वेपन सिस्टम से लैस है, हर प्रकार के आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के लैस है, काफ़ी ज्यादा साइलेंट है और काफ़ी ज्यादा घातक है। इनका फायर पावर जो है और इनका मार करने की क्षमता जो है किसी भारी जहाज से कम नहीं है। इनमें हेलीकॉप्टर ले जाने की क्षमता है, इनमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की क्षमता है, इनमें दुश्मन के सबमरीन को मारने की क्षमता है, उनके हवाई जहाज को मारने की क्षमता है, उसके सरफेस शिप्स को बर्बाद करने की क्षमता है। तो ये हर प्रकार के सी बोर्न ऑपरेशंस में हिस्सा ले सकते हैं, अपने सी लाइन्स और कम्युनिकेशन को हर प्रकार से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यानी दूसरे लफ्जों में ये साफ तौर पर सिद्ध हुआ कि हिंदुस्तान में जो मेक इन इंडिया है बड़ा मजबूत है और हर प्रकार से दूसरे किसी भी देश से कम नहीं है। चलिए बात करते हैं एक और हौसले की। भारतीय सेना की पूर्वी कमान की लांस नायक मंजू ने एक शानदार कारनामा कर दिखाया है। एएलएच ध्रुव हेलीकॉप्टर से 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर वो पहली महिला सोल्जर स्काई डाइवर बन गई है और उनका ये हौसला न सिर्फ मिसाल है बल्कि महिलाओं को प्रेरित करने वाला भी है। हवा में हौसलों वाली छलांग लगाने वाली इन तस्वीरों में जो महिला दिख रही है वो है सेना पुलिस की जवान लांस नायक मंजू और उनकी नई पहचान है भारतीय सेना की पहली महिला सोल्जर स्काई डाइवर। मंजू ने 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर ये मुकाम हासिल किया है। मंजू ने यह कारनामा बीते मंगलवार को कर दिखाया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मंजू सेना के एएलएच ध्रुव हेलीकॉप्टर में सवार है और बाद में वो छलांग लगा देती है। इसके बाद वो हवा में तैरती हुई नजर आती हैं। हवा में तैरती मंजू का पैराशूट उनके साथ कूदे 2 ट्रेनर खोल देते हैं।
ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर से इतनी ऊंचाई से छलांग लगाकर पूर्वी कमान की लांस नायक मंजू ने फिर साबित कर दिया कि महिला अब किसी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। ईस्टर्न कमांड मंजू की इस कामयाबी पर खुश है, और हो भी क्यों ना, उनकी जवान मंजू का ये प्रेरक कारनामा सेना के अन्य महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब खबर बद्रीनाथ धाम की। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की घड़ी अब बेहद नजदीक आ गई है। 2 दिन बाद यानी कि शनिवार को बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन भगवान बद्री विशाल के कपाट को बंद करने से पहले होने वाली पंच पूजाओं का दौर जारी है, जिसके तहत एक दिन पहले बद्रीनाथ मंदिर परिसर में मौजूद गणेश मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए और आज पूजा पाठ के बाद श्री आदि केदारेश्वर और शंकराचार्य मंदिर के कपाट भी शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस बार की चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने गजब का जोश और उत्साह दिखाया है। हालांकि बीच बीच में मौसम जरूर यात्रा में खलल डालता रहा, मगर भक्तों का जोश कम नहीं हुआ और यही वजह है कि इस साल चारधाम यात्रा पर पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों के पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए। केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ धाम में भी आस्था का ये सैलाब अब थमने वाला है, क्योंकि भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने की घड़ी नजदीक आ गई है। आज से 2 दिन बाद यानी शनिवार को विधि विधान से पूजा पाठ के बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट भी शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। मंदिर के कपाट को बंद करने से पहले होने वाली पंच पूजाओं का दौर जारी है, यानी 5 दिनों तक अलग अलग मंदिरों के कपाट पूजा पाठ के बाद बंद किए जा रहे हैं। एक दिन पहले ही बद्रीनाथ मंदिर परिसर में मौजूद विघ्नहर्ता भगवान गणेश के मंदिर के कपाट बंद किए गए और आज पूजा पाठ के बाद श्री आदि केदारेश्वर और शंकराचार्य मंदिर के कपाट भी शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। बद्रीनाथ धाम से आई ये तस्वीरें पंच पूजाओं के तीसरे दिन की है। श्री बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी ने भगवान आदि केदारेश्वर के स्वयंभू शिवलिंग को अन्नकूट का भोग लगाकर शिवलिंग को समाधि रूप दिया। इसके बाद पुजारी ने तय मुहूर्त के हिसाब से आदि केदारेश्वर मंदिर के कपाट बंद कर दिए। आदि केदारेश्वर के कपाट बंद होने के बाद पुजारी ने आद्य गुरु शंकराचार्य मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर शंकराचार्य मंदिर के कपाट भी शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इन दोनों मंदिरों के कपाट बंद होने के दौरान बद्रीनाथ धाम के धर्माधिकारी आचार्य राधा कृष्ण थपलियाल और वेद पाठी रविंद्र भट्ट ने पंच पूजा की विधि संपन्न कराई। आज पंच पूजा के अंतर्गत भगवान आदि केदारेश्वर के पावन कपाट निवेदन किए जाएंगे। इससे पूर्व भगवान आदि केदारेश्वर को अन्नकूट से संतोषित किया गया और विभिन्न परंपराओं के अनुसार और विभिन्न उपचारों के द्वारा भगवान का पूजन किया गया और भगवान शंकर आदि केदारेश्वर सबका मंगल करें, सबका अभ्युदय करें, सारे वर्ष के लोग और मंगल को प्राप्त हो, सबका अभ्युदय हो, सबकी मनोवांछाएं पूर्ण करें। भगवान शंकर यही कामना करते हैं। बोले भगवान बद्री विशाल की और आदि केदारेश्वर भगवान की। वहीं आज एक खड़ग पुस्तक पूजन के बाद वेद ऋचाओं का पाठ भी बंद हो गया है। इसके बाद पंच पूजाओं का अगला चरण शुक्रवार और शनिवार को संपन्न होगा, जिसके तहत 18 नवंबर को मां लक्ष्मी की पूजा होगी, जबकि 19 नवंबर को पूजा के बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट शाम 3:35 पर बंद कर दिए जाएंगे। 17 को तृतीय दिन खड्ग पुस्तक, चतुर्थ दिन महालक्ष्मी का विशेष पूजन दोपहर में और 19 को भगवान के स्त्री कपाट बंद होंगे। यानी 15, 16, 17, 18, 19 5 दिन की पूजा पंच पूजा कहते हैं। 19 तारीख को दोपहर बाद लगभग 3:35 पर भगवान के स्त्री कपाट बंद होंगे। खास बात यह है कि इन पंच पूजाओं के शुरू होने से पहले बद्रीनाथ धाम में हुई सीजन की पहली बर्फबारी ने इस देवधाम की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए। यात्रा के अंतिम दौर में भी दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं का जोश और उत्साह देखते ही बना।
इस देवधाम के प्रति लोगों की आस्था ही उन्हें हर साल यहाँ खींच लाती है। इस बार तो बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों के पुराने सारे रिकॉर्ड भी टूट गए। बद्रीनाथ यात्रा में 17 लाख से ज़्यादा लोग इस बार दर्शन कर चुके हैं और कुछ दिन में 19 तारीख को कपाट भी बंद हो जाएंगे। और इस बार हमने क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज था प्रशासन के लिए भी, पुलिस के लिए भी यात्रा को कराना, जो सबने एक सफल उसका आयोजन किया। साथ ही साथ जो कुछ कमियां रही हैं तो उसको हमने नोट किया है और इस बार हम पहले से ही इसी महीने से हम उसकी एक बैठक करके हम तैयारी करेंगे कि कैसे यात्रा को और सुगम और बढ़िया बनाया जा सकता है ताकि यात्रियों को कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े। चमोली जिले के डीएम के इस बयान से साफ है कि प्रशासन ने इस बार की खामियों से सबक लेकर आने वाले साल यानी 2023 की तीर्थ यात्रा के रोड मैप पर काम अभी से शुरू कर दिया है। मकसद सिर्फ इतना है कि श्रद्धालुओं के लिए 4 धाम यात्रा को और आरामदायक बनाया जा सके। चमोली से कमल नैन सिलौरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड में 2013 में आई आपदा और 2020 में कोविड महामारी की दस्तक से बेशक रुकावट आई, लेकिन 4 धाम यात्रा से जुड़ी आस्था कमजोर नहीं हुई। हालात बेहतर हुए तो श्रद्धालुओं का जत्था फिर से यात्रा के लिए निकल पड़ा। इस साल 4 धाम यात्रा कई मायनों में खास रही है, पर सबसे ज्यादा चर्चा दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या की हुई है। पिछली किसी भी सीजन की तुलना में इस बार बम्पर श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं और जिसकी वजह से पिछले सभी रिकॉर्ड्स टूट भी गए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 45 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने 4 धाम की यात्रा की है और 4 धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की अगर हम बात करें तो बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने में करीब अभी 2 दिन का वक्त बचा है, लेकिन 24 अक्टूबर तक वहां 16,44,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं, जबकि विश्वविख्यात केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं के मामले में एक नया रिकॉर्ड बना है। 27 अक्टूबर को कपाट बंद होने से पहले 15,61,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। यमुनोत्री धाम के कपाट भी 27 अक्टूबर को ही बंद हुए थे, लेकिन ऐसा होने से पहले वहां 4,85,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। 26 अक्टूबर को कपाट बंद होने से पहले गंगोत्री धाम में 6,24,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाने के साथ ही 4 धाम की यात्रा की शुरुआत हुई थी। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए सरकार और खासकर व्यापारियों के चेहरे खिल गए थे। कोविड महामारी के 2 साल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए सभी लोग चिंतित थे। साल 2020 और 21 में कोविड संक्रमण की वजह से धार्मिक पर्यटन को काफी नुकसान पहुंचा था और ये नुकसान बड़ा था क्योंकि 4 धाम यात्रा उत्तराखंड की आर्थिक रीढ़ मानी जाती है और इन 4 धार्मिक यात्राओं की वजह से ही राज्य के लाखों व्यापारियों के अलावा वहां की सरकार को भी राजस्व यानी आमदनी होती है। इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना न सिर्फ सरकार के लिए खुशखबरी रही, बल्कि उत्तराखंड के वासी भी काफी उत्साहित दिखे और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ और बद्रीनाथ दौरे का भी अहम योगदान है। एक वजह यह भी है कि यात्रियों का लगाव चारों धामों के लिए लगातार बढ़ रहा है और जिसको देखते हुए सरकार भी 4 धाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पहले से मौजूद व्यवस्थाओं में लगातार सुधार करने में जुटी है। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि यात्रियों को अब समय पर दर्शन करने का मौका मिल जाता है। पहले की तरह उनको लंबी लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ता और इसके अलावा पैदल यात्रा रूट का रखरखाव, पैदल मार्ग पर पानी की व्यवस्था, साफ सफाई, रेन शेल्टर, टोकन सिस्टम को भी दुरुस्त कर दिया गया है और उसी का नतीजा है कि रिकॉर्ड यात्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुंचे। वैसे माना यह भी जा रहा है कि 4 धाम यात्रा में अगले साल और भी इजाफा हो सकता है। उत्तराखंड के बाद अब हम आपको लिए चलते हैं दक्षिण भारत के तीर्थ पर। केरल के सबरीमाला मंदिर के कपाट आज से आम लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। मंदिर के कपाट खुलने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। कोरोना से जुड़े प्रतिबंध हटने के बाद करीब 2 महीने लंबी इस यात्रा को लेकर भक्तों में गजब का उत्साह और उमंग देखने को मिल रही है। भगवान अयप्पा का ये मंदिर करीब 800 साल पुराना है और यहाँ 41 दिन तक चलने वाला मंडला पूजा उत्सव का समापन 27 दिसंबर को होगा।
खत्म हुआ इंतजार, खुल गया अयप्पा का दरबार। आराध्य के प्रति आस्था अपार। शिवपुत्र करेंगे भक्तों का उद्धार। केरल के सबरीमाला में मौजूद भगवान अयप्पा मंदिर को 2 महीने के लिए चलने वाली वार्षिक तीर्थ यात्रा के लिए खोल दिया गया है। अगले 56 दिनों तक चलने वाले मंडला मकरविल्लकू उत्सव के दौरान भक्त भगवान अयप्पा के दर्शन करेंगे। पुजारियों ने मंदिर के गर्भगृह को पूरे विधि विधान के साथ खोला। भगवान को स्नान कराने के बाद श्रृंगार किया गया। पूरे भक्तिभाव से पूजा हुई और अनुष्ठान हुए। 41 दिनों तक चलने वाले मंडला पूजा उत्सव का समापन 27 दिसंबर को होगा। 3 दिन बाद मकरविल्लकू तीर्थ यात्रा के लिए मंदिर 30 दिसंबर को फिर से खोला जाएगा। मकरविल्लकू 14 जनवरी 2023 को है। इसके बाद 20 जनवरी 2023 को कपाट बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद फरवरी महीने में मंदिर के कपाट भक्तों के दर्शन के लिए एक बार फिर से खुलेंगे। सनातन धर्म को मानने वालों में 800 साल पुराने इस मंदिर का बड़ा महत्व है। भगवान अयप्पा के इस मंदिर का नाम शबरी के नाम पर पड़ा है, जिनका जिक्र रामायण में है। सबरीमाला मंदिर 18 पहाड़ियों के बीच बना है। भगवान अयप्पा को हरिहर पुत्र कहा जाता है। मान्यता है कि ये भगवान विष्णु और शिव के मानस पुत्र हैं। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को खास नियम का पालन करना होता है। मन में अपार आस्था लेकर बुधवार को लगभग 28,000 श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। मंदिर प्रशासन को उम्मीद है कि मंदिर में रोजाना करीब 50,000 श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन पूजन कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं। अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर और अपने जमाने के दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी डिएगो मैराडोना आज फिर चर्चा में रहे और इस चर्चा की वजह उनकी फुटबॉल है। और ये फुटबॉल बेहद खास है क्योंकि इसी फुटबॉल से डिएगो मैराडोना से हैंड ऑफ गॉड गोल हुआ था और जिसकी वजह से आज इसकी कीमत 20 करोड़ रुपए है। लंदन में इसकी नीलामी हुई। क्यों लगी इस फुटबॉल की कीमत 20 करोड़, आइए देखते हैं। 1986 के फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में डिएगो मैराडोना का किया गया ये गोल फुटबॉल के इतिहास में अमर है। अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर मैराडोना ने इंग्लैंड के खिलाफ इस फुटबॉल से सुपर गोल किया था, जिसे उन्होंने खुद हैंड ऑफ गॉड का नाम दिया। 36 साल बाद एक बार फिर इस फुटबॉल की चर्चा है। इस बार फुटबॉल की नीलामी ने दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। लंदन में हुए ऑक्शन में ये फुटबॉल 20 करोड़ रुपए में नीलाम हुई है। 2 साल पहले डिएगो मैराडोना दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, मगर इस फुटबॉल को 1986 के मैच में रेफरी रहे ट्यूनीशिया के अली बिन नासेर ने अपने पास रख लिया था, जिसे 36 साल बाद अब नीलाम किया गया है। नीलामी से पहले रेफरी बिन नासेर ने फुटबॉल के लिए अपना संदेश जारी किया था, जिसमें कहा था कि दुनिया के साथ इस गेम को साझा करने का ये सही समय है। उम्मीद है कि इसका खरीदार इसे सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए रखेगा। There were 3 goals scored with that one football. The first one, as you quite rightly say, was one of the most controversial goals of all time, the hand of God goal. And then the second goal was the other side of Maradona, that sort of flawed genius, which was this virtuoso effort, which was voted goal of the century, 20th century in a FIFA poll. And then the third goal, Gary Lineker won the Golden Boot by scoring it. So it's a really historic ball and one of the most famous World Cup matches in history. इस फुटबॉल का प्रदर्शनी में होना इसलिए भी खास है क्योंकि फुटबॉलर डिएगो मैराडोना ने 1986 वर्ल्ड कप में ये सुपर गोल किया था। फुटबॉल में ये गोल जितना मशहूर है उतना ही कंट्रोवर्शियल भी है। दरअसल 1986 वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच मैच था। इस दौरान मैच के 51 मिनट बीत गए थे और दोनों टीमों में से कोई भी गोल नहीं कर पाया था। तभी मैराडोना विपक्षी टीम के गोलकीपर की तरफ उछले और उन्होंने अपने हाथ से फुटबॉल को नेट में डाल दिया। नियमों के अनुसार हाथ का इस्तेमाल होने के कारण ये गोल फाउल था और इसके लिए मैराडोना को येलो कार्ड दिखाया जाना चाहिए था, लेकिन उस समय वीडियो असिस्टेंट टेक्नोलॉजी नहीं थी और रेफरी इस गोल को ठीक से देख नहीं पाए।
इसीलिए इसे गोल माना गया और इसी के साथ अर्जेंटीना 1-0 से मैच में आगे हो गया। इसके बाद से फुटबॉल के इतिहास में ये घटना हमेशा के लिए हैंड ऑफ गॉड के नाम से दर्ज हो गई। इस खास फुटबॉल से पहले वो जर्सी भी नीलाम हो चुकी है जिसे गोल करते वक्त मैराडोना ने पहना था। 6 महीने पहले हुई इस नीलामी में जर्सी 75 करोड़ में बिकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अर्जेंटीना की टीम ने 1986 में मैराडोना की अगुवाई में फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता था और ऐसा कहा जाता है कि मैराडोना ने अकेले अपने दम पर अर्जेंटीना को ये वर्ल्ड कप जितवाया था और इसी टूर्नामेंट में उन्होंने वो 2 गोल किए थे जिसकी गिनती फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ गोल्स में होती है। वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ किए गए इन गोल्स को दुनिया हैंड ऑफ गॉड और गोल ऑफ द सेंचुरी के नाम से जानती है और इस फुटबॉल को मैराडोना इंग्लैंड की टीम के 5 खिलाड़ियों और गोलकीपर से बचाते हुए ले गए और गोल पोस्ट के अंदर डाल दिया, जिसे देखकर दर्शक ही नहीं बल्कि कमेंटेटर्स भी हैरान रह गए थे। हैंड ऑफ गॉड गोल को समझने के लिए हमारे संवाददाता अनुज शुक्ला से बात की है हमने। तारीख थी 22 जून, साल था 1986। इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा था, जहां अर्जेंटीना को मौका मिला और डिएगो मैराडोना हेडर करना चाह रहे थे, लेकिन उनके सर के बजाय बॉल पर उनका हाथ लगा और बॉल पीटर शिल्टन को बीट करते हुए गोल पोस्ट पर चले गई। जब रेफरी से पूछा गया तो रेफरी ने कहा ये गोल है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बताया कि जब पीटर शिल्टन और डिएगो मैराडोना एयर पर थे तो उनका व्यू ब्लॉक हो गया था। ऐसे में उन्होंने लाइन्समैन से मदद मांगी। अब लाइन्समैन ने उस समय इसे गोल करार दिया। ऐसे में अर्जेंटीना को मुकाबले में 1-0 की बढ़त मिल गई। उसके कुछ ही देर बाद मैराडोना ने एक और गोल किया। अपने हाथ से वो बॉल करीब 70 मीटर तक ले गए और इंग्लैंड के डिफेंडर्स को बीट करते हुए उन्होंने एक और गोल दागा। उस गोल को गोल ऑफ द सेंचुरी भी करार दिया गया। अब बात कर लेते हैं ट्रेड फेयर की। दुनिया का ये मेला खुद में ढेरों रंग समेटे हुए है। देसी विदेशी पैविलियन सजे हैं। न केवल यहां पर आकर्षक चीजें मिल रही हैं बल्कि कला और संस्कृति का रंग भी बिखरा हुआ है। एक बोली पा दिए फिर ਉਹ ਬਾਰੀ ਵਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਬੇਰ ਉਹ ਰੌਣਕ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਜੇ ਨੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੇਰ। मैं आपको सीधा लिए चलती हूँ पंजाब के पैविलियन में। जब आप एंटर होते हैं यहाँ पर तो ढोल के साथ आपका स्वागत होता है। तो पंजाब में आप एंटर हो और ढोल नगाड़े न बजे ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बोली पा दिए ਬਾਰੀ ਵਰਸੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਤਾਰੇ ਉਹ ਬੰਗੜਾ ਤਾਸਦਾ ਨੱਚੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਕੁਆਰੇ। तो यहाँ पर ये कलर आपको नजर आएगा और मैं आपको फिलहाल यहाँ लिए चलती हूँ। यहाँ पर क्या खास है देखिए, इस बार का थीम क्या है, वोकल फॉर लोकल एंड देन लोकल टू ग्लोबल। और पंजाब किस तरीके से खुद को ग्लोबलाइज कर रहा है वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी अलग अलग स्टॉल्स हैं, आप मार्कफेड का स्टॉल देख लीजिए, पंजाब में बहुत फेमस है और यहाँ पर ये तो ऑलरेडी ग्लोबलाइज्ड है। आधी चीजें तो आपको पंजाब की यहाँ ऐसी मिल जाएंगी जो ऑलरेडी ग्लोबलाइज्ड है। मैं आपको मिलवाती हूँ श्रीमती लाजवंती जी से, पद्मश्री अवॉर्डेड है 2021 में, और ये एक ऐसी महिला है जिन्होंने पंजाब की विरासत को संभाल कर सहेज कर रखा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, मैंने सुना है कि आपकी मदर, आपकी दादी, नानी सब लोग फुलकारी कढ़ाई किया करते हैं। हमारा खानदानी काम है। कितने सालों से कर रही है? मैं तो 6 साल की थी जब से। अच्छा, जब आप 6 साल की थी तब से ये कढ़ाई कर रही। इस पूरे ट्रेड फेयर में एक खास बात हुई है, यहाँ पर आपको कहीं भी प्लास्टिक की चीजें नहीं मिलेंगी। उसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूंगी। ये पंजाब का ही पैविलियन है जिसमें ऑल्टरनेट्स ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, ये भी यहाँ पर दिखाया गया है कि आप किस तरीके से प्लास्टिक को नो कह सकते हैं।
खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।